हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। आज हम लोग इसको देखेंगे और इसको समझेंगे पूरी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो विकास को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लेकिन समझने वाली बात है। Development is defined as the people's economic growth along with the growth of their basic needs like education, health, lifestyle, respect from others, etc. जाहिर सी बात है, ये विकास के तत्व हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? तो डेवलपमेंट को इस तरीके से ही देख सकते हैं, जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही साथ हमारे जो बेसिक नीड्स है उनका भी ग्रोथ हो। द मेन एम ऑफ द डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज पर द डिमांड ऑफ टाइम। तो डेवलपमेंट या विकास हमेशा समय के साथ होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये टेलीफोन एक समय था, इसका वैल्यू था, बहुत ज़्यादा वैल्यू था। एक समय आया, इस टेलीफोन की वैल्यू ख़त्म हो गई। उसके बाद ऐसे माने फ़ोन्स की वैल्यू आने लगी, कॉर्डलेस। फिर धीरे धीरे ये बड़ा आकार भी ख़त्म होता चला गया। फिर धीरे धीरे बड़े आकार से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से और ज़्यादा छोटा होके अब तो एंड्रॉयड आ गया, जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में, हम लोग के जीवन में, इंसान का जो भी चीज़ वो यूज़ करता है अपने डेली लाइफ में, हर उस चीज़ को अपग्रेड करता रहता है। और यही अपग्रेड का मतलब होता है विकास, और ये अपग्रेड समय के साथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, और लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये इतना ही टॉपिक से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। चलिए आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो चीज़ मैंने इसमें लिखा है ना, ये आपके बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, तब जाकर ये आपके ये चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है कि डिफरेंट पीपल, ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स इन देयर आइडियाज़। हर एक अलग अलग आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब या डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कोई लैंडलेस फार्मर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके पास अपनी ज़मीन हो। जैसे कोई किसान जो बैलों से खेती कर रहा है, तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि जब इसके पास अपना ट्रैक्टर होगा, मशीन्स वो यूज़ करेगा। ये जो रिक्शा पुलर है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि ये रिक्शा जो चला रहा है, इसके जगह पर ये ऑटो रिक्शा चलाए। जैसे ये कंपनी है, ये सैमसंग कंपनी है, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स लाए कि इसके ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे, बाकी दूसरे कंपनी को लोग भूल जाए। तो डेवलपमेंट का गोल हर किसी के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, ए वे ऑफ डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी गुड फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स ऑल्सो। तो डेवलपमेंट का अब फिर दूसरा सिद्धांत, दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि डेवलपमेंट अगर किसी एक इंसान के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए या एक ग्रुप के लिए अच्छा होगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी अच्छा हो। जैसे ये डैम जो बनाया गया है, ये डैम बनाने से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बिजली बनेगी, साथ ही साथ लोगों को कैनाल के थ्रू पानी मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन डैम बनाने के चलते जो वहाँ के विलेज मैन होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी भी डैम ओवरफ्लो होने से इनके घर में फ्लड आ जाता है। और दूसरी बात, डैम जिस जगह पर बनाया गया है, उस जगह पर ये लोग अपने कैटल को ग्रेज करते थे, वो जगह ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये भी एक डेवलपमेंट का ही एक प्रिंसिपल है कि भाई डेवलपमेंट अगर किसी एक के लिए अच्छा होगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी अच्छा हो। चलिए थर्ड वाले प्रिंसिपल पे आते हैं कि बेसिकली
people find multi-purpose sites or in one goal instead of one point. ये हमेशा लोग क्या करते हैं ना, अपना मल्टीपर्पस चीज़ें देखते हैं कोई भी एक काम में। जैसे किसी बंदे को नौकरी मिल गई हो तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट वाली बात होगी, लेकिन ये सिर्फ नौकरी मिलने का मतलब है कि आपको अगर हायर सैलरी वाला नौकरी मिल गया तो आप सिर्फ हायर सैलरी को नहीं देखते हैं, आप वहाँ के वर्किंग आवर को देखते हैं, आप उस डिस्टेंस को देखते हैं घर से कितना दूर है, और साथ ही साथ वहाँ पर टाइमली पेमेंट होता है कि नहीं होता है। ये सारे माने ऑप्शंस को देखने के बाद ही आप उस जॉब को चूज़ करते हैं। तो ये भी वही एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट फाइंड मल्टीपर्पस साइड, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट की बात होगी हम लोग मल्टीपर्पस साइड को देखेंगे, मल्टीपर्पस चीज़ों को देखते हैं। तो डेवलपमेंट कोई सिंगल टारगेट को लेकर नहीं किया जाता है। तो ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। बहुत बार इसी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आप उस जगह पर इस आंसर को लिख सकते हो कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट विच इज good for one may not be good for others, and third, people find multi-purpose side in one goal instead of one point. तो ये रहा डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर गोल्स। तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट करना है तो इनकम वाला बात तो आना ही चाहिए, बिना इनकम का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है कि मनी इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल एंड टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। जाहिर सी बात है बिना मनी का डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो भी नहीं सकता है। एंड मेकिंग मनी और इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पैसे बनाना या पैसे आय करना, कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंड मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज फ्रीडम, सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट टू मेंटेन अ क्वालिटी लाइफस्टाइल। तो मनी अगर है, मनी का ज़रूरत हम लोग को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए होता है, फ्रीडम के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, क्वालिटी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए होता है। तो मनी का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। हेंस डेवलपमेंट गोल्स आर नेसेसरी टू गेट अ बेटर इनकम एंड अदर थिंग्स इन द लाइफ। तो डेवलपमेंट गोल हमारा बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है ताकि जीवन में बाकी चीज़ों को भी प्राप्त किया जा सके। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट हो गया देश का विकास। इट इज़ डिफाइंड एज द कंट्रीज एबिलिटी टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। तो नेशनल डेवलपमेंट तभी हम डिफाइन कर पाएंगे, वो बेसिकली जब हमारे कंट्री के सिटीजन्स, कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर ही नेशनल डेवलपमेंट होगा। ये जो पिक्चर है ये दिख रहा होगा कि जब देश में ये कंडीशन है तो जाहिर सी बात है ये देश डेवलप ही होगा। लेकिन जिस देश में ऐसा पिक्चर होगा तो उस देश के लोग का डेवलपमेंट जाहिर सी बात है ये सब देशों से तो कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिलीफ इन नेशंस डेवलपमेंट इज डिफरेंट। कैसे? इम्प्रूवमेंट इन द पीपल्स लाइफ स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स टू सिटीजन्स like food, education, social service, medical aid, etc. And increase in the per capita income is referred as the national development. भाई national development तभी हो सकता है जब ये जितने सारे क्राइटेरिया हैं इनको फुलफिल किया जा सके, और वैसे भी गवर्नमेंट बेसिकली इनको ही फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करती है। तो इम्प्रूवमेंट इन द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, providing basic things to the citizen like food, education, social service, medical aid, etc. and increasing their per capita income. These all things together can be referred as national development. चलिए ये एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, मतलब अलग अलग कंट्री और अलग अलग स्टेट के बीच में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है इनकम। इनकम इज अ की फीचर टू कंपेयर द कंट्रीज। कंट्रीज दैट हैव हायर इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एंड वाइस वर्सा। जिनका लोअर इनकम होता है उनको हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज अबाउट द
इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वो इनकम किसका होना चाहिए? वहाँ के सिटीजन्स का होना चाहिए। तो इसी के आधार पर कंट्री को हम लोग या तो अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं, या तो डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी होता है। सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। ये बहुत बार डिफाइन द फॉलोइंग में पूछा गया है, व्हाट इज नेशनल इनकम? तो इट इज़ सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज गुड्स, मतलब जितना गुड्स उस कंट्री में प्रोड्यूस हुआ और जितने भी सर्विसेज उस साल दिए गए, तो इन सब सर्विस का जो वैल्यू होगा और गुड्स का जो वैल्यू होगा, इन दोनों को ऐड करके जब उस पूरा साल का जोड़ा जाएगा तो उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। एज एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट, नेशनल इनकम क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन रेट अलग होता है, इसलिए नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू कंपेयर बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर याद रखिए कि नेशनल इनकम को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते दो कंट्री को माने कंपेयर करने के लिए, क्योंकि सभी कंट्री का पॉपुलेशन रेट अलग अलग होता है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम। तो इट इज़ डिफाइंड एज द कंट्रीज टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय द होल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन भी है और इसका फॉर्मूला भी है कि इट इज़ ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज एवरेज इनकम भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इट शोज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड उतना बढ़िया होगा। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज द रेशियो ऑफ द ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री टू द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम एक ही चीज़ है। तो टोटल इनकम ऑफ द एरिया एंड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, बेसिकली जिस उस एरिया के लोगों का जितना इनकम होगा, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इन दैट एरिया, तो आपका पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरियन। तो इनकम से और अदर क्राइटेरियन से जुड़े हुए पॉइंट्स में क्या आएगा कि जैसे पंजाब हैज़ 60,746 पर कैपिटा इनकम, बट बिहार हैज़ 16,715 पर कैपिटा इनकम। तो विच स्टेट इज़ मोर डेवलप? किस हिसाब से हम लोग बोलेंगे? इनकम के हिसाब से तो भाई पंजाब मोर डेवलप है, बिहार का इनकम कम है तो इसका तो डेवलपमेंट उससे कम होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ, जो बच्चे जन्म लेते हैं 1000 में कितने बच्चे माने बच नहीं पाए, मर गए। तो पंजाब में 34 बच्चे मर गए और बिहार में 48 बच्चे मर गए। तो दिस शोज दैट, और केरला में सिर्फ 12 बच्चे मर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 में 34 बच्चे को माने 34 बच्चे को बचाया नहीं जा सका, केरला में सिर्फ 12 बच्चों को बचाया नहीं जा सका और बिहार में 48 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो इसका मतलब है कि केरला का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए कम से कम बच्चे लोगों को ही मतलब बहुत जितना कम से कम जो डेथ हुआ वो कम से कम हुआ। बिहार में मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना अच्छे नहीं है जिसके चलते डेथ ज़्यादा हो रहा है। पंजाब में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है, बिहार से बेटर है, तभी वहाँ पर इतने बच्चे की ही मृत्यु हुई। तो दिस शोज दैट बेसिक इनकम ऑफ ऑल गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग और भी चीज़ देखेंगे कि टर्म्स क्या क्या हैं। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एचडीआई और बीएमआई। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए हैं तो अगर मेरे वीडियो के कंटेंट को आप अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हिम्मत और हौसला मिलता है आगे काम करने के लिए। और अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला टर्म है कि नेट अटेंडेंस रेशियो।
तो नेट अटेंडेंस रेशियो, गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स रखे हैं कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, तो उसी में से ये सारे टर्म्स आते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ऑफिशियल एज ग्रुप अटेंडिंग द स्कूल बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब उस एज ग्रुप में जितने सारे बच्चे हैं स्कूल में, वो कितने बच्चे माने वो अटेंडेंस कितने बना रहे हैं, वो स्कूल कितने ज़्यादा जा रहे हैं। इससे क्या होता है ना, कंट्री का लिटरेसी रेट भी पता चलता है, और मतलब क्योंकि स्कूल में बच्चे लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उससे उनका अटेंडेंस रेशियो निकलने से ये तो ज़रूर पता चल जाता है कितने बच्चे जागरूक हैं और कितने बच्चे जो नहीं जा रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो ये रहा नेट अटेंडेंस रेशियो। Next, literacy rate, though it is the total percentage of the population of an area at a particular time aged 7 years or above who can read and write with understanding. तो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 96.2%। तो ये लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, दैट मीन्स टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम एज्ड 7 years और अबव, मतलब 7 साल या उससे ऊंचे उम्र के जो लोग हैं उनमें पढ़ने और लिखने की और अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता कितनी है, उसी के आधार पर ये लिटरेसी रेट निकाला जाता है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला की है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। तो ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 year ऑफ एज अकरिंग एमंग द लाइव बर्थ इन ए ईयर। मतलब जो टोटल बच्चे कितने बच्चे जन्म लिए और उनमें से कितने बच्चे मर गए जो बच नहीं पाए। तो इससे क्या होता है ना कि ये हमें दिखाता है कि वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी कितना स्ट्रांग है। तो इट शोज दैट हाउ एफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटी आर इन एनी कंट्री और एरिया। तो केरला हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, क्योंकि अगर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपके वहाँ का मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है। गवर्नमेंट इससे अंदाज़ा लगा लेती है और फिर वो उसी हिसाब से प्रोग्राम्स पर कंसंट्रेट करती है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ डेथ जो गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट जाता है, वो डेथ किस रीज़न से हुआ, गवर्नमेंट उस पर काम करती है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वो रिपोर्ट उठाते हैं कि भाई डेथ किस कारण से हुआ और उस कारण को कैसे ख़त्म किया जा सके, ताकि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अगर 0 होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़िया होगा, हेल्दी होगा। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स, ये BMI, ये बहुत बार पूछा गया है 1-2 नंबर में, कि इट कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो इफ़ द वैल्यू इज लेस देन 18.5 द पर्सन इज अंडरनरिश्ड एंड इफ द वैल्यू इज मोर देन 25 देन द पर्सन इज हाईली ओबेस्ड। तो हेल्थ रेंज होता है नॉर्मल 18.5 से 24.9 तक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल वेट ले लेते हैं, जो भी बंदे का टोटल वेट है वो केजी में होगा और उसके हाइट का मीटर में हम लोग स्क्वायर, तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो 18.5 से 24.9 के बीच में अगर है तो आप बेटर हो, आपका हेल्थ कंडीशन बेटर है, और अगर इससे कम है तो आप अननॉरिश्ड है, और अगर ज़्यादा है तो आप ओबेस्ड है। तो ये भी एक BMI, ये एक इंडेक्स रखा गया है, एक टर्म्स रखा गया है पॉपुलेशन का हेल्थ कैलकुलेट करने का। इससे पता चल जाता है कि इस एरिया के लोग पर्टिकुलरली या उस फैमिली के लोग पर्टिकुलरली हेल्दी हैं या अंडर नरिश्ड है। चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग HDI कहते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो इट इज़ अ कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स, तो विच इज़ यूज्ड टू रैंक द कंट्री इन 4 tiers ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये बेसिकली ह्यूमन का जो डेवलपमेंट किस तरीके से मापा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सभी कंट्रीज़ काम कर रहे हैं, लेकिन सबका जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स है वो किस हिसाब से है, उसको कैसे मेज़र किया जाए। तो ये मेज़र करने के लिए कुछ टर्म्स रखे गए हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग कितने साल
औसतम जी रहे हैं, एजुकेशन का कंडीशन एंड पर कैपिटा इनकम, ये इंडिकेटर्स है जो किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सकता है। जैसे यूएनडीपी प्रोग्राम प्रिपेयर्स दिस इंडेक्स, ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इस इंडेक्स को प्रिपेयर करती है। एंड द मेजर पैरामीटर्स आर, जो जिस पैरामीटर के आधार पर ये प्रिपेयर करती है वो है पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सनस लाइफ। ये तीन ही पैरामीटर्स है जिसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें तीनों आएगा, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सनस लाइफ। तो these are the parameters which measures the country's development. That means आगे बढ़ते हैं, countries are marked by high, very high, medium, low, developed countries। तो HDI से ही हम लोग निकालते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्लस पर कैपिटा इनकम, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल जाता है। और वो जिस हिसाब से कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से कंट्री को अंडर डेवलप्ड, सुपर डेवलप्ड या डेवलपिंग वाला रेंज में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये गवर्नमेंट का काम है प्योर पूरी तरीके से कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। These are the facilities provided by the government like school, transportation, electricity, hospital, residences, community halls, etc. तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के हेल्प के लिए ही करती है। पॉपुलेशन का डेवलपमेंट ही होता है स्कूल से। बच्चे स्कूल अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खोलती है तो बच्चे लोगों का एजुकेशन बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करेगी तो पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हाथ है हर जगह। हॉस्पिटल्स जानते हैं कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी जब हम बीमार होते हैं उस कंडीशन में हॉस्पिटल ही हमें ठीक करती है। रेसिडेंसेस दैट मीन्स जिस जगह पर हम लोग रहते हैं अगर उस रहने वाले जगह पर जो बेसिक नीड्स है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर दे तो हमारा जो जीवन का क्वालिटी है, हमारा जो जीवन का जीने का जो तरीका होगा उसमें डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी हॉल्स। तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी हॉल्स की ज़रूरत होती है। जब लोग कम्युनिटी में रहेंगे तो कुछ भी मेंटेन कर, कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करना हो, शादी ब्याह वगैरह या असेंबली करना हो, मीटिंग करना हो, तो हर हाल में कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट बना कर देती है तो उससे वहाँ के लोगों का ही भला होता है। एंड दीज फैसिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वी कैन नॉट परचेज एवरी मेजर फैसिलिटी। जाहिर सी बात है लोकली लोग नॉर्मली ये सारे फैसिलिटीज़ लोग नहीं बना सकते, ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ही बना सकती है। क्योंकि अगर लोग बनाएंगे तो फिर वो प्राइवेट हो जाएगा ना, वो फिर पब्लिक नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइवेट का इस्तेमाल लोग पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे और अगर गवर्नमेंट बना कर देगी तो उसका इस्तेमाल सभी सोसाइटी के सारे लोग कर सकेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दरअसल समझेंगे कि इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स ऑल नीड्स ऑफ टुडेज जनरेशन एंड साथ ही साथ इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। एंड to achieve sustainable development we should use non-renewable resources such as carbon based fuel wisely। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो डेवलपमेंट होने से क्या होता है ना, हम लोग रिसोर्स यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसे होगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो तो इस जनरेशन के लिए तो रिसोर्स यूज़ कर ही रहे हो, ये जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन तो रिसोर्स यूज़ कर रहा है। तो अगर हम इस रिसोर्स को वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो कमिंग जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेस बचेंगे ही नहीं। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटो, ये है कि जो रिसोर्स हमारे पास है, खासकर हमारे जो फॉसिल फ्यूल वाला रिसोर्स है जिसको कोल एंड पेट्रोलियम कहते हैं,
क्योंकि इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम, ये फ्यूल को ऐसे यूज़ करना है ताकि हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जितना ज़रूरत होगा वो उस समय के लिए भी रखा रहे। तो इसी मोटो के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला वर्ड निकाला गया है। दैट मीन्स द रिसोर्सेज व्हाट वी आर यूजिंग, इट शुड बी वाइजली यूज्ड सच दैट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन शुड बी फुलफिल्ड एज वेल एज इट शुड बी केप्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो इसी चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो कम करना होगा। उसके लिए हम लोग को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी निकालना होगा, और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ भी करना होगा। जैसे अभी देखिए बहुत जगह दिख रहा है, धीरे धीरे हम लोग ई बाइक्स यूज़ करना शुरू कर रहे हैं जो बैटरी ऑपरेटेड है। तो इससे क्या होता है, अगर ये धीरे 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 बढ़ जाए तो सोलर ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, अब फ्यूचर में ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे फॉसिल फ्यूल पर प्रेशर नहीं देगा। तो इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9534058943। इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।